हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रसार शिक्षा से रिलेटेड आपके दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स को समझेंगे। और जो भी आपके पार्ट टू वीडियो जो हमने अपलोड करा है आपके सिलेबस का, तो उसमें जो भी टॉपिक्स रह गए थे उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने आवाज़ को डिस्कस करा हुआ है, अच्छे से कंप्लीट डिस्कशन हुआ है इस पे, हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने प्रसार शिक्षा के हाफ पार्ट को डिस्कस करा हुआ है। ठीक है। मतलब प्रसार शिक्षा में आधा डिस्कशन हुआ था और आधे में कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से हमने उसी पे रोक दिया था। ठीक है। तो जहाँ से हम लोगों का डिस्कशन रुक गया था वहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक करना। ठीक है। क्योंकि कंप्लीट सिलेबस एक तरह से आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं प्रसार शिक्षा में दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री क्या होती है, ऑडियो वीडियो एड्स क्या होते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उन बच्चों को भी शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है। जिसको ज़रूरत है उसी को शेयर करना। और हम लोगों ने ये वो टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस करा हुआ है। आप लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस एक तरह से कंप्लीट मिल जाएगा वहाँ पे और आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो। और चाहो तो नोट्स भी यहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है। और आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्रसार शिक्षा में आपका ऑडियो वीडियो एड्स रहेगा और जो भी बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस देखा जाएगा। ठीक है। ये सारे स्टेप्स वगैरह, प्रसार शिक्षा की विधियाँ वगैरह सारे हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है सबको। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का डिस्कशन आज का शुरू होता है क्योंकि यहीं पे उस दिन बंद हो गया था। हाँ, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स क्या होते हैं? ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा शिक्षण का कार्य सुन के किया जाता है, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, MP3 है, ग्रामोफोन है। तो ये क्या है? इनके द्वारा जो भी सूचना हमको मिलती है वो सुनने के माध्यम से, यानी कि सुन के हम इनके द्वारा शिक्षण का कार्य करते हैं। यानी कि जो भी सूचना होती है वो हम क्या करते हैं? इनसे सुनते हैं, देखते नहीं है, क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये क्या हो गया? आपके ऑडियो एड्स हो गया, यानी कि श्रव्य साधन हो गए। साधन का मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से हम कोई सूचना ग्रहण कर रहे हैं। तो साधन कौन सा है? तो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, MP3 है, ग्रामोफोन है। तो ये आपके क्या हो गए? ऑडियो एड्स हो गए। और ऑडियो एड्स का मतलब जिनके द्वारा शिक्षण का कार्य सुन के किया जाता है। जिनके द्वारा शिक्षण का कार्य सुन के किया जाता है उसको ऑडियो एड्स कहते हैं, जिसमें आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, MP3 और ग्रामोफोन आता है। ठीक। उसके बाद आता है आपका विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब होता है दृश्य साधन। दृश्य साधन। ठीक है। विजुअल एड का मतलब होता है दृश्य साधन या दृश्य सामग्री कह सकते हो। तो इसमें आप देख के, ठीक है, आप देख के चीज़ों को ग्रहण करते हो, चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को जानते हो। ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में देख के आप जब नॉलेज ग्रहण करते हैं तो वो आपका होता है विजुअल एड्स। ठीक है। जिसके माध्यम से आप देख कर शिक्षण का कार्य करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? तो विजुअल एड्स कहा जाता है। उसमें आपका आता है फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल, ब्लैक बोर्ड। ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि दृश्य सामग्री के एग्जाम्पल्स हैं। फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल और ब्लैक बोर्ड। ये आप इसमें कोई किसी तरह का कोई ऑडियो नहीं होता है। आप फ्लैश कार्ड में भी चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझते हो। चार्ट में भी आप जो भी उस पर अंकित होता है वो आप देख के ही उस चीज़ को समझते हो। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ऑडियो लगा हुआ है और आपने सुना और उसको समझ लिया, नहीं।
अब पोस्टर में भी क्या होता है, पोस्टर में भी चीज़ें प्रिंटेड होती हैं, आप क्या करते हो उसको देखते हो, देख कर चीज़ों को समझ जाते हो, तो आपका क्या हो गया, ये आपका विजुअल एड्स हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑडियो नहीं होता जिसे आप सुनेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या क्या आता है, तो फ्लैश कार्ड आता है, चार्ट आता है, पोस्टर आता है, बुलेटिन बोर्ड आता है, मॉडल आता है, ब्लैक बोर्ड आता है। ब्लैक बोर्ड में भी कोई ऑडियो तो लगा नहीं होता। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑडियो और विजुअल एड्स क्या होते हैं। ऑडियो एड्स सुनने के द्वारा जो माध्यम हमें जिसके माध्यम से हम सुन के शिक्षण का कार्य करें और जिसके माध्यम से हम देख कर शिक्षण का कार्य करें, वो क्या है, विजुअल एड्स। अब आपका आता है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य और दृश्य साधन। श्रव्य और दृश्य साधन यानी कि ऐसे माध्यम, ऐसे साधन जिनके द्वारा हम शिक्षण का कार्य सुन के और देख के करते हैं। जैसे आपका हो गया ड्रामा, टेलीविज़न, उसके बाद पपेट शो, यानी कि ड्रामा में भी कोई अगर कहीं पे नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, तो आप उसको देखते हो और उसमें आपको ऑडियो भी मिलता है, यानी कि साउंड भी मिलता है। आप चीज़ों को देख के, साउंड को सुन के सारे कहानी को समझ जाते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑडियो विजुअल ऐड हो गया। उसके बाद आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वीडियो ही दिखाया जाता है, आपको साथ में ऑडियो भी प्ले होता है, आप उसको भी सुनते हो। तो ये भी क्या हो गया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका विजुअल ऐड है। उसके बाद है पपेट शो। पपेट शो का मतलब कठपुतली का खेल। कठपुतली में भी कठपुतली को आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने दिखाया जाता है और ऑडियो के माध्यम से भी आप चीज़ों को समझते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि श्रव्य और दृश्य साधन। सामूहिक रूप से श्रव्य और दृश्य साधन। हम लोगों ने सबसे पहले श्रव्य साधन को जाना, फिर दृश्य साधन को, और फिर श्रव्य और दृश्य साधन को, यानी कि जिसके द्वारा सुनकर और देखकर शिक्षण का कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, श्रव्य और दृश्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। अब देख लेते हैं कि चार्ट किसे कहते हैं। चार्ट क्या होता है, चार्ट क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है, किसी समस्या की प्रगति को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। चार्ट पे क्या होता है, कोई समस्या हो सकता है या कोई प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, चार्ट के माध्यम से उस चीज़ को प्रदर्शित करते हो, आप दिखाते हो। तो चार्ट कैसा माध्यम है, तो चार्ट एक तरह से आपका विजुअल ऐड है, यानी कि आप इस पे देख कर शिक्षण का कार्य करते हो, या देख कर सिखाने का, दिखा कर सिखाने का कार्य करते हो, या देख कर सीखने का कार्य करते हो। तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, दृश्य साधन हो गया। क्या है, दृश्य साधन, विजुअल ऐड है। किसी समस्या की प्रगति को क्या करना, चित्र के रूप में प्रदर्शित कर देना, और इसके माध्यम से आप सांख्यिकी आंकड़े को भी सफलतापूर्वक दिखा सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। जिसमें आपका आता है चार्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ट्री चार्ट है, फ्लो चार्ट है, पिक्टोरियल चार्ट है, संस्थागत चार्ट है, ठीक है। तो इसको कुछ आपको पिक्चर दिखा दे रहे हैं इसके। यहाँ पे देखो बार चार्ट, ये आपका क्या है, बार चार्ट है। ये आपका बार चार्ट है। ये बार चार्ट किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए। किसके लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए। जैसे देखो यहाँ पे दिया है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये पीरियड है, यानी कि क्लास ये आपका क्लास पीरियड है, जिसमें आपके फर्स्ट कह सकते हो कि फर्स्ट पीरियड में आपके 3 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद से है सेकंड पीरियड में आपके 9 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तुलना किया गया है कि किस पीरियड में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये क्लास की कैटेगरी है, जिसमें बच्चे का और पीरियड का वो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में आप परसेंटेज के माध्यम से, ठीक है, परसेंटेज के माध्यम से चीज़ों को दर्शाने का कार्य करते हो, ठीक। पाई चार्ट में क्या करते हैं, तो पाई चार्ट में आपके
परसेंटेज के माध्यम से चीज़ों को समझाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है पाई चार्ट। ये आपका पाई चार्ट है जिसमें आपको परसेंटेज के माध्यम से, किसके माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से चीज़ों को दर्शाने का कार्य, समझाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पाई चार्ट। देखो इसमें इसमें समझाया गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का परसेंटेज। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना है। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आपका जो एयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सारी गैसें आती हैं। जैसे नाइट्रोजन आपका होता है 78%। ठीक, उसके बाद 20% में ये आते हैं आपके ऑक्सीजन, उसके बाद से 1% जो बच जाता है उसमें सारी अन्य गैसें आती हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अन्य गैसें हैं जो भी हैं वो आपके 1% में आती हैं। तो ये आपको पाई चार्ट की विशेषता क्या है, तो ये चीज़ों को परसेंटेज के माध्यम से आपको समझाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ट्री चार्ट। ट्री चार्ट में आप किसी भी चीज़ के प्रोग्रेस को दिखाते हो। ठीक है, आप प्रोग्रेस शो करते हो कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। ठीक, उसके बाद से आपका आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि एक फ्लो में चीज़ों को समझाने का कार्य किया जाता है। जैसे ले सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे डाइजेशन का ले सकते हो कि सबसे पहले हम मुंह से क्या होता है तो स्टार्ट होता है, माउथ क्या होता है, बकल कैविटी क्या होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद से धीरे धीरे उभरता जाता है, एक फ्लो में चलता जाता है। तो आप उसको डाइजेशन को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा सकते हो, और ये आपका फ्लो चार्ट का क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका संस्थागत चार्ट, यानी कि किसी संस्था के बारे में शुरू से लेके अंत तक उससे कितने अपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आप संस्थागत चार्ट में, ये भी एक फ्लो में ही चलता है। ठीक है, ये भी एक फ्लो की तरह चलता है कि पहले प्रिंसिपल आते हैं, उसके बाद से प्रिंसिपल के अंडर में कितने लोग काम करते हैं, उसके बाद से उस सब्जेक्ट में कितने टीचर हैं, इस तरह से करके आपका संस्थागत चार्ट होता है। यानी कि संस्था के बारे में जो आपको बताया, किसी संस्था के बारे में जो बताया वो आपका होता है संस्थागत चार्ट। पिक्टोरियल चार्ट का एक तरह से का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिक्टोरियल चार्ट की क्या विशेषता होती है। तो देखो इसमें सिंबल्स के माध्यम से, पिक्टोरियल चार्ट में आपको सिंबल्स के माध्यम से चीज़ों को समझाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स का यूज किया जाता है, ना कि किसी नंबर का यूज़ नहीं होता इस पे यहाँ पे, और ना ही किसी शब्द का यूज होता है, यहाँ पे सिंबल्स का यूज होता है। ठीक, समझ में आ गया पिक्टोरियल चार्ट। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ है। मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से चेक कर लेना अगर कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। एक तरह से नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 15 से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, और आपका मिड टर्म और इंड टर्म दोनों एक ही साथ होगा, तो तैयारी एक तरह से चलती रहेगी तो सही रहेगा। ठीक, अब जान लेते हैं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन यानी कि नवाचार क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने ऐड नहीं करा हुआ है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मैंने उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करा हुआ है, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इनोवेशन किसे कहते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछा करता है और इस बार भी हो सकता है कि पूछे, क्योंकि ये तो कोई आप लोग का सिलेबस नया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं जाता था पहले होम साइंस में। ये थर्ड ईयर के सिलेबस में था। ठीक है, आपका प्रसार शिक्षा थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में था, अभी इस साल ख़त्म हो गया, तो अब आप लोगों में आया है, फोर्थ सेमेस्टर में आ गया है प्रसार शिक्षा। जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपने उसमें भी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो ठीक है, उतना आप लोग यहाँ पे देखें। इनोवेशन को जानेंगे हम लोग कि इनोवेशन किसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। लगभग सारे ही टॉपिक्स क्या हैं आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक,
तो इनोवेशन जान लेते हैं। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज़, क्या? नए विचार या न्यू आइडियाज़ को क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं, ठीक। और इनको जो जनरेट करता है, जो बनाता है, उसको इनोवेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोवेटर्स, यानी कि जो नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, जो जोखिम उठाते हैं। नए आइडियाज़ तो हर किसी के माइंड में आता है। नए आइडियाज़ का मतलब जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी बड़ी चीज़ से रिलेटेड हो, और आप उसके लिए क्या करते हैं? तो जोखिम उठाते हैं, यानी कि उस जोखिम को उठाते हैं और फिर उस चीज़ को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो आइडियाज़ होते हैं। जैसे आपके रतन टाटा क्या हैं? तो इनोवेटर्स हैं। क्या हैं? इनोवेटर्स हैं। इनके दिमाग में नैनो कार को लेके एक आइडिया आया, यानी कि एक इनोवेशन आया। क्या आया? नवाचार आया, एक नया विचार आया नैनो कार को लेके। उन्होंने क्या किया? जोखिम उठाया। जोखिम उठाया उसको बनाने के लिए, यानी कि रतन टाटा के दिमाग में जो आइडिया आया, जो नवाचार आया, तो उन्होंने क्या किया? जोखिम उठाया। वो जोखिम उठाने का मतलब क्या? वो आइडिया फेल भी हो सकता था, ठीक है। नैनो कार का आइडिया जो था वो फेल भी हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? जोखिम उठाया और उसको मार्केट में लॉन्च किया, ठीक। और फिर आपके सोसाइटी के द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया। बाकी चीज़ें जो भी हैं इससे रिलेटेड समझ लेंगे, ठीक है। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नए विचार, नए आइडियाज़, और जो इनको जनरेट करता है, जो इनको बनाता है, उसको इनोवेटर्स कहते हैं। जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है रतन टाटा। रतन टाटा क्या है? तो इनोवेटर है। इनोवेटर हैं। आपके मुकेश अंबानी भी इनोवेटर हैं, आपके मार्क जुकरबर्ग भी इनोवेटर हैं। ये क्या करते हैं? तो जैसे आप फेसबुक को जिसने बनाया, फेसबुक का आइडिया आया होगा ना दिमाग में कि हाँ हमको फेसबुक जैसा कुछ बनाना है, तो वो क्या हो गया? आपका नवाचार, यानी कि नया विचार, और उसको बनाया गया, यानी जोखिम उठाया गया, उसको बनाने में जोखिम उठाने का कार्य किया गया। तो ये आपका क्या है? एक तरह से ये इनोवेटर्स करते हैं। तो आपके रतन टाटा, आपके मार्क जुकरबर्ग, ये सब क्या हैं? तो इनोवेटर्स हैं, जो जोखिम उठाते हैं और जैसे नैनो कार जैसा कुछ आइडिया बनाते हैं और मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये नवाचार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से इसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे आपका आ गया इसकी जानकारी, ये कुछ प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें आपका आता है अवेयरनेस। सबसे पहले जो इनोवेटर्स होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? जब उनके दिमाग में नवाचार आता है, यानी कि नया विचार आता है, तो वो क्या करते हैं? उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, फिर उसका ट्रायल करते हैं। जब वो आ जाता है, बन जाता है, तो उसका ट्रायल होता है और फिर वो आपके सोसाइटी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है या मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, जिसको एडॉप्शन या अधिग्रहण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है संचार। संचार किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो कम्युनिकेशन सबको पता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में या खुद से भी संचार होता है। ऐसा नहीं है कि एक संचार के लिए दो लोगों की ही ज़रूरत है, वैसे जनरली दो लोगों की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। जनरली संचार के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती। हाँ, तो संचार किसे कहते हैं? संचार यानी कि दो लोगों के बीच में जब सूचनाओं का आदान और प्रदान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन किसी जानकारी या सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को, प्रोसेस को कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। अर्थात जब किसी माध्यम से हम अपनी जानकारी को एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। समझ में आ गया? यानी कि अपनी सूचनाओं को जब हम किसी माध्यम के द्वारा या ऐसे भी जब हम अपनी सूचनाओं को या हमारे जो विचार हैं, जब हम किसी दूसरे को अपने विचार बताते हैं, तो वही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि जब हम एक दूसरे से बात विचार करते हैं, तो वही आपका क्या होता है? संचार होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है।
ये 2 लोगों के बीच में भी होता है, 4 लोगों के बीच में भी होता है, 10 लोगों के बीच में होता है और मास लेवल पे भी होता है, यानी कि जनसंचार के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो अभी समझ लो कि संचार किसे कहते हैं। तो किसी जानकारी यानी कि किसी सूचना के आदान प्रदान, आप बात करते हो ना आपस में, वही क्या है, संचार है। आपस में बात करना ही क्या है, संचार है। एक तरह से कह सकते हैं कि सूचनाओं की बात जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हमारा जो नॉलेज है हम उसको बताते हैं, उसके नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका संचार हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि संचार किसे कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है। ठीक, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस या कम्युनिकेयर कह सकते हो, कि कम्युनिस्ट भी कह सकते हो और कम्युनिकेयर, दोनों ही शब्द माना जाता है और ये दोनों ही शब्द सही है, किसी भी शब्द को आप यूज़ कर सकते हो। तो कह रहा है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचार को दूसरे को बताना और दूसरे के विचारों को खुद जानना, यही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने पास जो सूचना है वो दूसरों तक पहुंचाना, एज इट इज़ बता देना उसको। जैसे तुम्हारे पास जो सूचना है वो उसको जैसे तुम जानते हो उसी तरह उसको समझा देना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अगर वो समझा नहीं है व्यक्ति तो वो संचार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। अब इसका प्रोसेस है संचार का। ठीक है, संचार का प्रोसेस है ये प्रक्रिया है जिससे संचार होके गुजरता है। देखो, सबसे पहले एक सेंडर होता है, फिर एक रिसीवर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। ये समझ लो कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ से कोई सूचना निकल के जा रही है, कोई मैसेज जा रहा है और किसको डिकोड हो रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सूचना क्या हुई, निकली और ठीक है, सेंडर क्या किया, एक सूचना भेजा, सेंड किया, क्या सेंड किया, तो मैसेज, और वो किसको भेजा, डिकोड किया, तो रिसीवर ने इसको रिसीव किया और किसके माध्यम से किया, तो यहाँ पे आपका एक चैनल आता है। चैनल के माध्यम से इसने क्या किया, किसी सूचना, जैसे मान लीजिए हम ही इसके प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, ये एक तरह से विचार हो गया। हम क्या है, सेंडर हैं, हम सेंड कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। और हम क्या सेंड किए हैं, तो एक मैसेज कैसा है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैसेज है, जिसको मैंने एनकोड किया, आप लोग इसको डिकोड कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को समझ रहे हो। और मैंने ये काम कैसे किया, तो यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि एक चैनल है जो यूट्यूब पे है, तो इसके माध्यम से हमने क्या किया, आपको मैसेज सेंड किया, आपने उसको डिकोड किया। ठीक है, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को जाना। फिर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझ लिए उस चीज़ को, तो आप क्या करोगे, मुझे फीडबैक दोगे। क्या दोगे, मुझे फीडबैक दोगे, मुझे ये बताओगे कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर चीज़ें अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। एक तरह से हमको फीडबैक मिलता है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप जब कमेंट करके बताते हो तो हम उसमें और सुधार लाने की कोशिश करते हैं। जब आप कमेंट नहीं करते हो तो हमको भी लगता है कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो एक तरह से मोटिवेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है नॉइज़। अब आप कहोगे कि नॉइज़ क्या होता है, तो कभी कभार जब सेंडर आप मैसेज को एनकोड करता है तो बीच में कुछ बैरियर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एज इट इज़ आपको नहीं मिल पाया, वो रिसीव नहीं हो पाया, तो वो बीच में कुछ नॉइज़ आ जाता है, कुछ बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप तक मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। मान लो कभी लाइट कट गई, ठीक है, या इंटरनेट बंद हो गया, तो ये सब क्या है, आपके बैरियर्स हैं, जिसको नॉइज़ कहा जाता है। नॉइज़ का मतलब यहाँ पे किसी हल्ले से नहीं है, किसी हल्ला गुल्ला से नहीं है। यहाँ पे नॉइज़ का मतलब होता है बैरियर, यानी कि कोई रुकावट आ गई जिसके वजह से आप लोग मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ गया। तो ये आपका था प्रोसेस ऑफ
कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया थी, जिसको आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर से अनदर वीडियो में इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ज़रूर से आप कमेंट छोड़ें, ताकि एक तरह से हमको क्या मिले, फीडबैक मिले, ठीक है। आगे चलो, अब है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको एक आध टाइप जान लेना है। तो इसमें मैंने जो ऐड करा हुआ है उसको आप लोग समझ लो, और बहुत ही आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्तियों की संख्या के आधार पे, तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पे देखें तो ये 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है। 2 तरह नहीं, एक तरह से 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पे आपका कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। उसके बाद आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? देखो, व्यक्तियों की संख्या के आधार पे आपका 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आपका आता है इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल क्या होता है? अंतः व्यक्तिक संचार किसे कहते हैं? तो जब हम स्वयं से बातें करते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? तो स्वयं से बातें करते हैं। स्वयं से बातें करना, जैसे सेल्फ टॉक, एम्पैथी, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ स्टीम, ये सब क्या है? तो हम ये सेल्फ से करते हैं, सेल्फ से बातें करते हैं, सेल्फ को मोटिवेट करते हैं, यानी खुद को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। खुद ही डिसीजन लेते हैं। तो ये सब क्या है? आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इसमें हम खुद से बातें करते हैं। किससे बातें करते हैं? तो खुद से। इसमें व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। व्यक्तियों की संख्या 1 होती है। इसमें व्यक्ति 1 होता है और खुद से इसमें बात करता है। तो ये आपका हो गया इंट्रापर्सनल। क्या हो गया? इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्तिक संचार। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। जब 2 व्यक्तियों के बीच में, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि 2 व्यक्तियों के बीच में संचार का कार्य हो रहा है। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच में संचार का कार्य होता है तो उसको परस्पर संचार, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो, विचारों का आदान प्रदान हो, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि परस्पर संचार, ठीक। उसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या आता है? ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि समूह संचार। इसमें व्यक्तियों की संख्या 20-30 होती है। कितनी होती है? 20-30 होती है, जिसमें एक समूह के विचारों को जाना जाता है और अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें संख्या कितनी होती है व्यक्तियों की? तो 20 से 30 होती है, ठीक। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। आपका एक तरह से व्यक्तियों की संख्या पे देखें तो आपका कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद से मास कम्युनिकेशन। इसमें आपका आता है जनसंचार, यानी कि आप 1-2 व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से नहीं, आप पूरी पॉपुलेशन से मिलते हो इसमें, ठीक है। जैसे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत सारी सूचनाओं को बहुत सारे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हो। तो ये क्या हो गया? जनसंचार। इसमें लोगों की संख्या अनगिनत होती है। ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब है या इंटरनेट है तो हम 1-2 लोगों से ही जुड़े हैं, ऐसा तो है नहीं। इस पे मास जो लोगों की संख्या है वो जनसंचार के फॉर्म में है, यानी कि हम वहाँ पे जनसंचार का कार्य कर रहे हैं, यानी कि किसी 1-2 व्यक्ति से मिलने का कार्य नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक पॉपुलेशन से, यानी कि भरी पड़ी है जनसंख्या, कोई उसकी गिनती नहीं है। तो इंटरनेट के माध्यम से लोक संपर्क कह लीजिए या जनसंपर्क, जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या
तथा संचार के संबंध में स्थापित करने में सहायक होते हैं, जैसे आपका इंटरनेट है, फेसबुक है, ठीक, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। ये सब क्या है? तो ये जनसंचार के माध्यम है, जिनके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोगों की संख्या का इसमें कोई गिनती एक तरह से नहीं होती, इस पे अनलिमिटेड लोग इन माध्यमों पे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जनसंचार क्या होता है। उसके बाद है संचार माध्यम के आधार पर। संचार माध्यम के आधार पर, ठीक है, तो ये संचार माध्यम के आधार पे आपके दो तरह के संचार होते हैं। संचार माध्यम के आधार पे देखें, संचार मीडियम के आधार पे, माध्यम के आधार पे देखें तो संचार दो तरह के होते हैं आपके, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार में क्या होता है? तो बोल के, शब्दों को बोलकर या लिखकर बताया जाता है। शाब्दिक संचार में क्या होता है? तो शब्दों को बोलकर या लिखकर बताया जाता है, यानी कि शब्दों के माध्यम से चीज़ों को बताने का कार्य किया जाता है। वो आप बोल के भी कर सकते हो और लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका दो तरह का आता है। ठीक है, शाब्दिक संचार दो तरह से होता है, या तो आप बोल कर करिए, ओरल रूप में करिए, या रिटन रूप में, या लिख कर करिए। ठीक है, ये दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है? तो दो तरह से, एक ओरल आपका आ जाता है, उसके बाद से एक रिटन आ जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अशाब्दिक संचार, जिसमें किसी भी तरह के किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिंबल्स का यूज होता है। क्या होता है? सिंबल्स का यूज करके, यानी कि आप प्रतीक को दिखा के चीज़ों को बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मॉडल के आधार पे। कम्युनिकेशन, हाँ ये कम्युनिकेशन मॉडल है। कम्युनिकेशन मॉडल, कुछ मॉडल्स दिए गए हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, जिनको हम लोग देखेंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, इसको किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तु ने। तो ये अरस्तु का SSA मॉडल है, जिसको SSA मॉडल कहा जाता है। SSA मॉडल के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि SSA मॉडल किसने दिया है? तो किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। जिसमें क्या होते हैं? तो इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में ही बात करा हुआ है कि इतने से ही संचार हो जाता है। एक स्पीकर होता है, एक स्पीच होता है, और ऑडियंस होते हैं। स्पीकर क्या कर देता है? स्पीच देता है, और ऑडियंस उसको सुनते हैं। यही संचार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने कहा है। ये अरस्तु का संचार का मॉडल है, और इन्होंने इसमें तीन तरह की कंपोनेंट्स को दिए हैं आपके, इथोस, पैथोस, लोगोस। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इथोस का मतलब क्या होता है? इथोस का मतलब क्या होता है? तो नैतिकता होता है और विश्वसनीयता होता है। पैथोस का मतलब क्या होता है? तो भावना, करुणा और दया। ठीक है, ये इथोस का मतलब पैथोस का मतलब होता है। ये आपके क्या है? कम्युनिकेशन मॉडल जो दिए हैं आपके अरस्तु ने, तो उसमें कुछ 3 कंपोनेंट्स दिए हैं। ठीक है, कुछ 3 तत्वों को बताए हैं, जिसमें आपका इथोस, पैथोस और लोगोस आता है। इथोस का मतलब क्या होता है? पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इथोस का मतलब क्या होता है। तो इथोस आपका नैतिकता और विश्वसनीयता होता है। पैथोस का मतलब होता है भावना, करुणा, दया। लोगोस का मतलब होता है तर्क। क्या होता है? तर्क। तो ये किसने किया है? किसने दिया है? ये आपके अरस्तु ने दिया है। ठीक है, उसके बाद ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 5 क का मॉडल। 5 क का मॉडल जिसको किसने दिया था? तो लॉसवेल ने दिया था। किसने दिया था? लॉसवेल ने। जिसको 5 क का मॉडल कहा जाता है, 5 क का मॉडल कहा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि कौन है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से, किसको, कितना प्रभावशाली है। यहाँ पे देख सकते हो कि कौन, क्या, किस, किसको, कितना। तो ये 5 क का मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो लॉसवेल ने दिया था। एक तरह से आपका ये एक क्वेश्चन बन गया कि 5 क का मॉडल किसने दिया था? तो लॉसवेल ने दिया था।
ये दिमाग में रहेगा। 5 कॉ का मॉडल लॉसवेल, 5 कॉ का मॉडल लॉसवेल, ठीक है। और SSA मॉडल किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था, ठीक। जिसमें क्या होता है, तो कौन है, हु यानी कि सेंडर कौन है, क्या कह रहा है, मैसेज क्या दे रहा है, उसके बाद से किस माध्यम से दे रहा है, ठीक है। ये आपका किस माध्यम से दे रहा है, मीडियम क्या है, तो वो चैनल के माध्यम से आपको जा रहा है, ठीक है। हु रिसीवर, रिसीवर कौन है, और हु व्हाट इफेक्ट, विथ व्हाट इफेक्ट यानी कि कितना प्रभावशाली है। तो ये आपका क्या हो गया, 5 कॉ का मॉडल, जिसमें पूछा जाता है कि सेंडर कौन है, क्या सेंड कर रहा है, मैसेज क्या है उसका, और किस माध्यम से मैसेज को एनकोड कर रहा है, ठीक। और रिसीवर कौन है और क्या इफेक्ट है उसका, ये सारे आपके 5 कॉ के मॉडल में बताया गया है। इसको किसने दिया है? तो आपके लॉसवेल ने दिया है। ये आपके लॉसवेल का मॉडल है, एक तरह से 5 कॉ का मॉडल है, ठीक। तो वीडियो को फिर से लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक।